Hello, welcome you all to Study IQ IAS। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह एंड बैक इन द सिक्स लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अभी हम ब्रांचेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, जहाँ पर उसके सब पार्ट सब एरियाज को देखा था और आपको ये भी बताया था कि सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी दो अलग अलग टर्म्स क्यों यूज होते हैं, क्या डिफरेंस है। उसी तर्क पे अगर आपने वो लेक्चर को देखना नहीं है तो अभी जाकर के देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन वही है। टर्म्स जो है फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये दो अलग अलग रीजंस में आपको डेवलप होते हुए देखने को मिले। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, ये एसोसिएटेड है ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के साथ, जबकि जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ये एसोसिएटेड है आपकी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के। जब भी हम ह्यूमन को पढ़ रहे होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पढ़ता है। तो एक तो आप ह्यूमन के सोसाइटी को, ह्यूमन के कल्चर को पढ़ो, सोसाइटी और कल्चर के जो एलिमेंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, आप उसको पढ़ रहे होते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी तो है ना। फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है। हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है, हमारे अंदर सेल्स लगातार डिवाइड हो रही है, हम इंडिविजुअल ग्रो कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में, और इवॉल्व भी कर रहे हैं, इवोल्यूशन भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप कहां पर पढ़ोगे। एंथ्रोपोलॉजी तो कह रही है कि हम होलिस्टिक वे में पढ़ेगी, तो क्या जो थोड़ी सी फिजिकल है, जो थोड़ी सी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसको हम छोड़ देंगे? नहीं, हम उसके ऊपर भी इक्वली फोकस करते हैं, एंड दैट इज वेयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कम्स इन। कई बार जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उन्हें लगता है कि हम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, हमें यहाँ पर दिक्कत होगी। पर आपको बताऊं कि अगर आप अगर ये नहीं कर पाते हो तो यूपीएससी आपके लिए शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से कंपैरेटिवली हायर लेवल की चीज़ों को आप तैयार कर रहे होते हो, पढ़ के जा रहे होते हो। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यूजुअली आप 9th 10th में पढ़े होते हो। ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल डार्विन क्या कहते हैं, है ना, और लेमार्क क्या कहते हैं। और अगर आपको ये नहीं अभी हमें पता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये नहीं पता कि डार्विन ने क्या कहा था, मैं भूल गया हूँ 10th में और मुझे पढ़ने पे भी याद नहीं आएगा, तो शायद मैं यूपीएससी के लिए एक सही कैंडिडेट नहीं हूँगा, अगर मैं कतरा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को अटेन करने के लिए, है ना। तो बहरहाल एग्जामिनेशन और बाकी चीज़ों की बात एक साइड पर रखते हैं। फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंसान के जो मैनिफेस्टेड डायमेंशन है, फिजिकल और बायोलॉजिकल डायमेंशन, इसके ऊपर फोकस कर रहा होता है। इसके अंदर में सब एरियाज क्या आते हैं उसको आपके सामने हमने लिखा हुआ है। सबसे पहला हम यहाँ पर प्राइमेटोलॉजी को यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। प्राइमेटोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स। नाउ आपको पता है कि बचपन में हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अर्न्स्ट, हैकेल, विटेकर, लिनियस, इनके क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि अलग अलग किंगडम्स होते हैं, प्लांटी है, एल्गे है, फंजाई है ना, और साथ ही साथ वहाँ पर हम भी वहाँ पर आ रहे होते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर में। अब बहुत सारे यहाँ पर आपको फाइलम, सब फाइलम, कई तरीके के ग्रुपिंग देखने को मिलेंगे, टैक्सॉन देखने को मिलेंगे। हमारे लिए इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा मैमिलिया, जो कि हमारा क्लास है, वी बिलोंग टू क्लास मैमिलिया। इसमें भी सब क्लासेस के लेवल पर भी डिवीजन किया जा सकता है, पर उतने में हमें नहीं जाना है। अब क्लास मैमिलिया के अंदर में आपको कई सारे ऑर्डर्स आते हुए देखने को मिलेंगे, है ना। सिटेशिया है, सिरीनिया है, अंगुलाटा आपको देखने को मिलेगा, प्रोबिस्क्वाइडिया देखने को मिलेगा, कायरोप्टेरा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बैट्स वगैरह चमगादड़ आ जाते हैं। कार्निवोरा शायद मैंने पहले ही बोल लिया हुआ है ना। इसको छोड़ करके ईडेंटाटा भी आपका आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारे ग्रुप है, और एक हमारा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं प्राइमेटा या फिर प्राइमेट्स। प्राइमेट के अंदर में आपको लॉरिस लीमुर, जो कि लेसर प्राइमेट है, और साथ ही साथ मंकीज, एप्स, ह्यूमन और उनके जो एंसेस्टर्स हैं, ये आते हुए देखने को मिलेंगे इस ग्रुप के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को सिर्फ प्रेजेंट पे नहीं पढ़ रहे, हम उसको इवोल्यूशनरी वे में पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल चिंपैंजीज के बीच में, हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, क्रेनल कैपेसिटी से लेकर के, फॉर एग्जांपल आप चिंपैंजीज को देखोगे, बाकी सारे मंकीज को देखोगे, एप्स को देखोगे, तो एप्स के बीच में क्रेनल कैपेसिटी एवरेज 350 से 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की मानी जाती है, जबकि हमारे बीच में, ह्यूमंस के बीच में 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की क्रेनल कैपेसिटी प्रेजेंट है ना। तो ये तो सिर्फ एक ऊपर का थोड़ा सा हो गया जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन है। ऐसे हजारों डिफरेंसेस होते हैं। तो डिफरेंसेस क्या हैं और ये कैसे आए, वो 4 पहलों पे चल रहे हैं। गोरिल्लास को आप देखोगे, चिंपैंजीज को देखोगे तो फिस्ट वॉकिंग और नकल वॉकिंग कर रहे हैं, नकल्स के ऊपर वो चल रहे हैं, है ना। चारों जो उनके अपेंडेजेस हैं उसका सहारा लेकर के चल रहे हैं, क्वाड्रापेडल लोकोमोशन। हमारे बीच में हम 2 पैर पे चल रहे हैं। अब इन 2 पैरों पे चलने के लिए कई तरीके के हमारे अंदर चेंज आए होंगे, ये बाइपेडल लोकोमोशन आए, इसके लिए चेंज आए होंगे। आप हमारे अगर पैर को देखोगे, फुट के रीजन को, तो इस तरीके का है। कई लोगों का फ्लैट फुट भी होता है, और कई बार डिफेंस सर्विसेज वगैरह में रिजेक्ट हो जाते हैं वो लोग, है ना, फिजिकल टेस्ट में। तो ये आप इस तरीके से देखोगे, 2 आर्चेस आपको देखने को मिल रहा है, लाइक मेडिसलेटरल और डोर्सोप्लांटर। तो ये हमें बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि हम 2 पैर पे चले। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब कर्व्स को देखते हो ना, कर्व्स का मतलब क्या है, जब आप वर्टिब्रल कॉलम को देखते हो, स्पाइन के रीजन के देखते हो, कितने कर्व्स हैं,
हमारे बीच में 4 हैं और जो आपके एप्स उनके बीच में 3 आपको देखने को मिलता है। तो ये कर्व्स भी है, प्लस फोरामेन मैग्नम जहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है, एक बड़ी सी कैविटी है, होल है, गैप है, वो हमारे बीच में कंपैरेटिवली एंटीरियर आया है, जबकि आप एप्स को देखोगे तो उनके बीच में पोस्टीरियर है। तो ये चेंजेस ने कैसे हमें मानव बनाया, इनको भी आप वहां पर पढ़ते हो। सिमिलरली आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ोगे, आपको बचपन की याद आ जाएगी 8, 9, 10th में जो आपने डार्विन के बारे में पढ़ा था कि डार्विन क्या कह रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। और लेमार क्या कह रहा है, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। जिराफ का एग्जांपल दे रहे हैं कि जिराफ पहले बकरी के साइज का था, शिप के साइज का, गोट के साइज का था, और शीप के साइज से वो बढ़ करके उसने अपने गर्दन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया तो उसकी गर्दन बढ़ती चली गई, है ना। तो उन्होंने इस तरीके से यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बात कही थी। तो ये सारी थ्योरीज को पढ़ते हो आप, लाइल की थ्योरी है, सिंथेटिक थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज को यहाँ पर पढ़ोगे जो हमें इवोल्यूशन को समझाती है। नेक्स्ट आप आओगे तो आपका जेरेंटोलॉजी आ जाता है ना। जेरेंटोलॉजी के अंदर में आप एजिंग को पढ़ते हो। एजिंग, ग्रोथ और एजिंग के अंदर में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजिंग, इन सब में अंतर क्या है। देखिए, ग्रोथ आपकी हर एक स्टेज पे हो रही है, एजिंग आपकी हर एक स्टेज पे हो रही है, लेकिन सेनेसेंस जब टर्म का आप इस्तेमाल करते हो, सेनेसेंस स्पेसिफिकली वृद्धावस्था को बुलाती। तो सेनेसेंस एक स्टेज है, जबकि ग्रोथ और एजिंग को आप एक प्रोसेस के तौर पे देख रहे होते हो, जो सेलुलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर चल रही होती है। हर इंसान, एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो लगातार एज करता जा रहा है, 2 साल का बच्चा भी एज हो रहा है, उसकी बढ़ती जा रही है ना। तो हम एजिंग की प्रोसेस को पढ़ते हैं, एजिंग क्यों होती है, इसकी थ्योरीज को समझते हैं, क्या इसको रोका जा सकता है, कभी हम ऐसे दिन पे पहुंच पाएंगे जहां एजिंग को कंट्रोल किया जा पाए। तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज है ना, सेलुलर थ्योरीज, एक्स्ट्रा सेलुलर थ्योरीज, पेसमेकर थ्योरीज, तो बहुत सारी थ्योरीज को आप वहां पर पढ़ रहे होते हो जो एक्सप्लेन करती हैं एजिंग के प्रोसेस को। प्लस हमारे ग्रोथ में, ग्रोथ की भी स्टडी हम करते हैं, जेरेंटोलॉजी के साथ साथ ग्रोथ की स्टडी करते हैं कि बचपन से लेकर के, एक सेल की स्टेज से लेकर के आप इतने वयस्क एक एडल्ट एनिमल के तौर पर, एक ह्यूमन के तौर पर आप बन रहे हो, सोशल एनिमल्स हैं हम सब, तो कैसे बन रहे हो, ग्रोथ आपकी अलग अलग जगह पर कैसी हो रही है, और जब आप सेनेसेंस पे पहुंच जा रहे हो, जो वृद्धावस्था है, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन एक ब्रांच इसको पेलियोएंथ्रोपोलॉजी कहते हो, जहां पर बेसिकली ह्यूमन के पास्ट के टर्म्स में हम फॉसिल रिमेन्स के इन्वायरमेंट के टर्म्स में चीज़ों को पढ़ते हैं। पास्ट में कैसा इन्वायरमेंट था, पास्ट में फॉसिल्स जो आपको मिले हैं उनको आप स्टडी कर रहे होते हो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल आपको अफ्रीका से मिल रहा है, ईस्टर्न अफ्रीका से भी, सदर्न अफ्रीका से भी मिल रहा है, आपको निएंडरथल्स के फॉसिल मिल रहे हैं। तो जो फॉसिल रिमेन्स है, इनको पढ़ करके आप ह्यूमन के कंपेयर कर रहे हो, खासकर जिनको आप अपने नियर रिलेटिव्स कहते हो, एंसेस्टर्स कहते हो, निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नन, हाइडेलबर्गेंसिस, नालेडी, बहुत सारे। तो पेलियोएंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आप पास्ट ह्यूमन फॉर्म्स को पढ़ रहे होते हो, चेंजेस किस तरीके से आए उनको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, पास्ट के क्लाइमेट को समझने की कोशिश कर रहे हो, कंडीशन को समझने की कोशिश करते हो, और उन कंडीशन के साथ वो जो बॉडीकली फॉर्म थे आपके एंसेस्टर्स के, वो कैसे एसोसिएटेड थे, ये जानने की कोशिश करते हो। देन जेनेटिक्स, अगेन आपको 9th 10th की याद आ जाएगी, आपने मेंडल के लॉ पढ़े थे, 3 लॉ पढ़े थे ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसको आप बेसिकली रिवाइज कर रहे होते हो। पर आप और पता चलता है कि जो ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें एक तरह की हैं, आपकी हाइट एक तरह की है, तो इसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स जो आपके बीच में वो कैसे इनहेरिटेड हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन होते हैं, इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को समझने की आप कोशिश कर रहे हो। और साथ ही साथ ये सिर्फ जेनेटिक नहीं होता, फॉर एग्जांपल हाइट है, हाइट क्या है, मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ जीन्स का मतलब नहीं है कि पेरेंट्स टॉल है तो बच्चा भी टॉल होगा, इन्वायरमेंट का भी इंपैक्ट है और रोल है, न्यूट्रिशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सिमिलरली आईक्यू वगैरह के ऊपर, इसीलिए हम ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर में ट्विन स्टडीज को भी करते हैं, ये जानने के लिए कि कितना इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट, और कितना इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट। ये डिबेट को नेचर नर्चर डिबेट के अंदर में आप एड्रेस करते हो, ह्यूमन जेनेटिक्स को पढ़ रहे हो तो इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हो। प्लस आपका इथोलॉजी आ जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हो तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ आप प्राइमेट बिहेवियर को भी पढ़ते हो, जो प्राइमेटोलॉजी के अंदर में आता है। जैसे जानवरों के बीच में आपने देखा होगा डॉग्स को अक्सर कि टायर्स के ऊपर वो आप देखते हो ना कि वो कई बार क्या करता है, यूरिनेट कर देते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपको परेशान करने के लिए कर रहा है, नहीं, बट उनके बीच में एक टेरिटोरियलिटी का फीचर होता है, बिहेवियर होता है, और वो एक तरीके से जो यूरिन है इसको एक मार्किंग सेंट के तौर पे यूज करते हैं कि उसकी स्मेल से वो अपनी टेरिटरीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर कोई और व्हीकल गई जिसके ऊपर किसी दूसरे इलाके के डॉग ने यूरिनेट किया है, तो आपके तुरंत सेंस आया, डॉग के पास तुरंत ये सेंस आया कि ये बाहर की गाड़ी आ रही है, दूसरे जगह की गाड़ी आ रही है, ये दूसरे की टेरिटरी की गाड़ी है, तो उसके ऊपर वो बाग करने लगता है, आपको दौड़ाने लगता है कि आपको दूसरे जगह का मान रहा है ना। तो ये क्या है, मार्किंग है, टेरिटोरियलिटी है, एग्रेशन होता है। तो प्राइमेट और ह्यूमन दोनों बिहेवियर को भी आप यहां पर पढ़ते हो। प्लस फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आप क्या पढ़ रहे हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो फॉरेंसिक का मामला काफी ज्यादा हाइट में आ गया था, हाईलाइट में आ गया था। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में बेसिकली आप
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हो, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हो, पेटर्निटी डिस्प्यूट। एक पूर्व मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी साहब, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो उनके केस में किसी ने क्लेम किया कि हम उनके बेटे हैं। अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे? एक तो सिंपल लेवल पर आप बेसिकली कुछ यूनिक ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, जो पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह का जो मेथड है, इसको आप एम्प्लॉय कर सकते हो। बट कंक्लूसिव वे में आपको चीजें पता करनी है तो आपको वहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का, इन सब का सहारा लेना पड़ता है। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का उसमें काफी रोल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे वॉर हुई है, यूक्रेन में या किसी जगह पर वॉर चल रही है, और कई सारे लोग की अगर कहीं पे डेथ हुई है, अब हजारों साल बाद किसी को अगर हड्डी मिले या सैकड़ों साल बाद किसी को की बोन्स मिले, तो उन बोन के बेसिस पे वो कैसे बताएगा कि ये डेथ कब हुई थी, और जिसकी बोन है उसकी डेथ के समय एज क्या रही होगी। बोन को देख करके आप बताओ कि मृत्यु के समय उस बोन के, जिसकी बोन है, उसकी एज क्या रही होगी। ये नहीं बता रहा है कितनी पुरानी बोन है, ये बता रहा है कि जब भी जिसकी भी बोन है उसकी डेथ हुई होगी तो उसकी एज किस उम्र में हुई है, 12 साल में, 15 साल में, 18 साल में, और उसका जो जेंडर है, सेक्स है, जो वो भी बता रहा है कि मेल था कि फीमेल था, है ना। तो ये सारे फैक्ट आप सिर्फ एक हड्डी को देख के सोचिए कैसे समझ पा रहे हो, फॉरेंसिक के अंदर में आता है। प्लस फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, जिसको डर्मेटोग्राफिक्स कहते हो, है ना। ऑस्टियोलॉजी का भी हम यूज करते हैं, ह्यूमंस की बोन को आइडेंटिफाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के जो बोन्स है, कॉलर बोन को आप देखते हो, जिसको आप क्या कहते हो, क्लेविकल कहते हो। स्कैपुला को आप पढ़ रहे हो तो शोल्डर बोन जो आपकी है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ब्रांच जो है आपकी फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और 9 मिनट क्या, इसको 9 लाख मिनट में भी खत्म कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। बट हम चीज़ों को जितनी हमें ज़रूरत है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से उतनी कवर करने की डिटेल में कोशिश करते हैं।